टॉपिक है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए इब्रा हमें बताया था बेटा कि रेजोनेंस से इब्रा ही है ना, IBRA। नबी हमें बताया था कि रेजोनेंस का जन्म तो कैसे हुआ था, रेजोनेंस के पीछे क्या कारण रहा था। हाइपर कॉन्जुगेशन का जन्म कैसे हुआ था। हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपका इफेक्ट है, जिसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं बेटा। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं बेटा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन ना, पाई पी ऑर्बिटल्स आपका। और हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसका नाम है ही। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं जो यार, अगर मेरे पास टोलुइन है और टोलुइन का मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और प्रोडक्ट क्या होगी वही, ऑर्थो पे Cl प्लस पैरा पोजिशंस पर आपका Cl, तो ऑर्थो पैरा क्लोरो टोलुइन बना है और प्लस आपका HCl निकल गया। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टोलुइन, HCl आपका निकला। आपको ध्यान से देखना क्या है कि ठीक है सर, C के साथ आपका CH3 है, ये रखा है यहाँ पे। CH3 में C के पास तो कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, CH3 में C के पास कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये CH3 कैसे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा। ये CH3 यहाँ ऑर्थो पे और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो कैसे कर रहा है ये सोचना आपको, खुद सोचिए। CH3 के पास तो अपना कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। जब CH3 के पास अपना कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो CH3 कैसे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, सोचना है ना। क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हुआ। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर आपका क्लोरीन एटम जुड़े। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कैसे हुआ, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, तो इसका मतलब बेकर और नेथन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन कर रहे होंगे। क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन के बाद जो प्रोडक्ट बनी होगी उसको स्टडी कर रहे होंगे, और स्टडी करने के बाद फिर इन दोनों के दिमाग में आया होगा कि मिथाइल ग्रुप कैसे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट रही होगी, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जन्म यहाँ पे इस टाइप से हुआ होगा। इसका मतलब क्या रहा होगा कि यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड आपका है, सी सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्प्लेस किए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो आपका पॉइंट है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी होगी, इसका मतलब रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब कि रेजोनेंस से रिलेटेड है ये बात। हाइपर कॉन्जुगेशन, सी के पास आपका H हुआ तो ये आपका H हुआ, बॉन्ड यहाँ H पे चार्ज पॉजिटिव हुआ, बॉन्ड नहीं रहा, बॉन्ड डबल हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये तो फिर आगे की स्ट्रक्चर तो आप समझते हो, आगे तो समझते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो समझते हो। जैसे पहले लिखा है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड, नो बॉन्ड। तो कॉन्जू यानी डीलोकलाइजेशन किस किस के बीच में हुआ, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, है ना, विद पाई बॉन्ड। अच्छा चेंज कर दिया। लिखते हैं इसमें डेफिनेशंस लिखते हैं इसकी, ये बात आपको यहाँ ये दिख रहा है, इसको उतार लीजिए। इस रिएक्शंस को केवल
और फिर नीचे इस बात को उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपका सिंपल है, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये तो सिंपल है, ये तो आपको पता चला। delocalization the delocalization of sigma electrons of C single bond H bond of an alkyl group of an alkyl group with pi bond or empty p orbital of positively charged carbon or partially filled p orbital of odd electron carbon is called hyperconjugation. तीन कंडीशंस आपके सामने लिखी, तीनों कंडीशंस आप लिखिए। सी सिंगल बॉन्ड, ये आपका सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, या मैंने क्या कहा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप विद पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड है, यहां से यहां डिस्प्लेस किया, डीलोकलाइज किया, और यहां से ये यहां ऐसा किया। एच आपका पॉजिटिव हुआ, डबल बॉन्ड आपका सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू आपका नेगेटिव। दूसरी बात किसके साथ कही आपसे, सी एच टू पॉजिटिव चार्ज लिखा है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक खाली p ऑर्बिटल होगा इसके पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां डीलोकलाइज करेंगे, ऐसा करने पर H आपका पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आपका CH2 भाई, डबल बॉन्ड CH2। तो केवल तीन ही कंडीशंस हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बेटा। तीसरी कंडीशंस आपकी C सिंगल बॉन्ड आपका H ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन है ये आपका, और ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन का मतलब कार्बन फ्री रेडिकल है, दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ हैं, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ये यहां से डिस्प्लेस किया तो ये यहां से डबल बॉन्ड CH2, नीचे वाला दो लाइन उतार दे, नीचे वाला देखिए पॉइंट ऐसा था मतलब CH2 पॉजिटिव
इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से, एच आपका पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड आपका CH2। तो ऊपर वाले में देखो बेटा, ये इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन है, यानी और इलेक्ट्रॉन मतलब ये कार्बन फ्री रेडिकल है। यहाँ इस C और H के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ शिफ्ट किया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे शिफ्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए इसके बीच में? दो। तो सीधा सीधा सा पाई बॉन्ड बना और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने H के पास पहुंचा दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? H के पास गया। तो ये यहाँ पर इस टाइप से, यानी केवल देर आर ओनली थ्री कंडीशंस फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए केवल तीन कंडीशंस हैं। एक आपका एल्कीन, यानी कौन कौन शो करेंगे? दैट एल्कीन कोमा कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बन, हाँ, दैट एल्कीन कोमा कार्बोकैटायन और एंड कार्बन फ्री रेडिकल which having that alkene comma carbocations and carbon free radical which having alpha hydrogen, which having alpha hydrogen, that alkene comma carbocation and carbon free radical which having alpha hydrogen, so the hyperconjugation, so the hyperconjugation, so the hyperconjugation। देखो ध्यान से मैं क्या कहता हूं, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? ध्यान इधर याद रखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये आपके पास यानी इस एल्कीन के पास अल्फा एच है, उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, लेकिन अल्फा कार्बन आपका सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब अल्फा कार्बन पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंडीशंस आपकी तीसरे वाले क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को, ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या ये आपका देखो ध्यान से, मैंने कोई ये कंपाउंड लिखा आपके सामने, ये कोई कंपाउंड लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, देखो ध्यान से, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? ये कंपाउंड आपके सामने लिखा है, देखिए ध्यान से मैंने, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा क्या? यानी आपको देखा कि डबल बॉन्डेड कार्बन आपका ये है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहते हैं?
अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हुआ। बट इस अल्फा कार्बन पर आपको मुझे एक बताना कि यहाँ क्या लिखेंगे आप, CH3 लिखेंगे। इधर भी क्या होगा आपका जुड़ा हुआ, CH3 है, यहाँ भी CH3 अटैच हो रखा है, यहाँ भी CH3 अटैच हो रखा है। क्या इस पे H है? इस पे H नहीं, यहाँ भी इधर भी C जुड़ा हुआ है आपका, तो इसके पास अल्फा H एटम नहीं है। अल्फा H एटम नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। यानी सीधी सी बात है, जिस एल्कीन के पास अल्फा H एटम होगा, जिस कार्बोकैटायन के पास अल्फा H एटम होगा, जिस कार्बन फ्री रेडिकल के पास अल्फा H एटम होगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यहाँ इसके पास अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, याद रखना है आपको। डज नॉट शो द फिनोमिना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को शो नहीं करेगा। मैं इस बात को तो पता है, सिंपल सी बात है ये तो। नहीं, कभी नहीं। ओनली अल्फा H इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हमेशा अल्फा H कंडीशन से याद रखनी, अल्फा H एटम का होना जरूरी है। दिख रहा है आपको एटम दर्शन? हाइपर कॉन्जुगेशंस में अल्फा H का होना जरूरी है, तो आपको याद रखना है हाइपर कॉन्जुगेशंस आपका यहां से एप्लीकेशन आपके शुरू करते हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नंबर फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पहला पॉइंट है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सिंपल सी बात याद रखनी है बस, केवल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स, नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स याद रखना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम्स। आगे आ जा बेटा, तो आगे आ जा, इनके पास आगे पीछे क्यों बैठे, आगे आ जा, आगे तीन बैठे, तीन आ जा, पीछे बैठने की आदत नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H एटम। सबसे पहले इसमें बताएंगे कितने अल्फा H एटम हैं। इसके पास अल्फा H एटम कितने हुए बेटा? इसके पास आपके चार अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा 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 डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो ये आपके 12 अल्फा H हुए, यहाँ पे 9 अल्फा H, यहाँ पर आपके 6 अल्फा H, और ये भी आपका 6 अल्फा, और यहाँ 3 अल्फा H। 9 अल्फा H, 6 अल्फा H, 6 अल्फा H। अगर 6 अल्फा H एक ही कार्बन पर है, देखो ध्यान से, सेम कार्बन पे मोर स्टेबल होगा, अलग अलग डबल बॉन्डेड कार्बन पर है तो वो लेस स्टेबल होगा। अगर एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर है और स्टेबल, अलग अलग डबल बॉन्डेड कार्बन पे होगे तो लेस स्टेबल हो गया। तो ये आपका मोर स्टेबल लेस स्टेबल ऐसे याद रखना।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH3 प्लस आपका Q1। इसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसको, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। दूसरा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3 प्लस H2 CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस आपका Q2। ये भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। मैं कह रहा हूं कि Q1 हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्रोपीन इज मोर देन द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन। ऐसा क्यों है? मैंने कहा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्रोपीन इज मोर देन द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन, यानी प्रोपीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ब्यूटेन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से ज्यादा है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्यूटेन की स्टेबिलिटी प्रोपीन से ज्यादा है और स्टेबिलिटी ज्यादा होने पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो ब्यूटेन लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो हीट भी आपकी कम इवॉल्व होगी, और प्रोपीन इसकी कंपेयर में मोर रिएक्टिव है तो हीट भी आपकी ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आपका सेकंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितने ज्यादा अल्फा एच एटम होंगे कार्बोकैटायंस के पास, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। तो इसके पास अल्फा एच एटम चेक करिए कितने हैं। पहले वाले के पास 9, फिर उसके बाद 6 बचे आपके, उसके बाद 3, और फिर सबसे कम उसके पास आपका 0। तो जैसे जैसे अल्फा एच एटम कम होते जा रहे स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही। तो 9 अल्फा एच, ये आपके पास 6 अल्फा एच, ये आपके पास 3 अल्फा एच, और ये 0 अल्फा एच। क्योंकि बात हम लिखवा चुके पहले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायंस की क्या होगी? नंबर ऑफ अल्फा एच एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हो गया। नेक्स्ट सीधा दूसरा एप्लीकेशंस बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है। क्या करना है बेटा? जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स लगा देना है, बस सेम रहेगी।
जहां पर पॉजिटिव चार्ज है अलग से नीचे नहीं, उसमें कभी उसी में करें आप पॉजिटिव चार्ज को अलग से लिख के, जहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां वहां पे क्या कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे बस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकैटायंस में, उसकी जगह आपने क्या कर दिया है, और इलेक्ट्रॉन्स। तो और इलेक्ट्रॉन्स करते ही आपको पता चल जाएगा क्या दिस इज दैट मोड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। हो गया बेटा। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग फटाफट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के ऊपर लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन 100% आते हैं हर बार। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से आपको। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तीन आपके सिलेबस में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। नंबर फर्स्ट पहला लिखो कार्बोकैटायन, पहला लिखो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायंस और कार्बोनियम आयन। एन ऑर्गेनिक स्पीसीज, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज which having positively charged carbon, which having positively charged carbon with 6 electrons, is called कार्बोकैटायन। यानी ऐसा ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन होगा, एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन, एक दो इलेक्ट्रॉन आपके इधर, दो इधर, दो इधर, आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और ये आपका खाली पी ऑर्बिटल्स है, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा। और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो, ट्राइगोनल प्लेनर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। हाँ, उसकी स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वो हाइपर कॉन्जुगेशन में कराई, वो एक केस था। और देखो कितने टाइप्स के होते हैं कार्बोकैटायंस, यहाँ 5 टाइप के पढ़ेंगे हम। पहला केस पढ़ेंगे, यानी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको हेडिंग 1 में लिख रहा हूँ, जो उसका कम स्टेबल है उसको हेडिंग 2 में, जो उसका कम है स्टेबल उसको हेडिंग 3, जो और कम स्टेबल है हेडिंग 4, और कम स्टेबल है हेडिंग 5th, आपके 5 नंबर। पहला जो होगा साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा हेडिंग आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तीसरा हेडिंग है बेटा आपका फिनाइल, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन,
फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। चौथा आपका हेडिंग है एलाइल कार्बोकैटायन। एलाइल कार्बोकैटायन। पांचवा हेडिंग आपका एल्काइल कार्बोकैटायन। हमें जो पढ़ा है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये पांचवा हेडिंग पढ़ा है, एल्काइल कार्बोकैटायन पढ़ा है, पहले चार नहीं पढ़े। सबसे पहला आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, दूसरा आपका एरोमेटिक कार्बोकैटायन, तीसरा आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, चौथा आपका एलाइल कार्बोकैटायन और पांचवा आपका एल्काइल कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई होगा तो वो आपका नंबर 1 वाला है। उससे कम अगर स्टेबल होगा कोई तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन, उससे कम स्टेबल होगा तो फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, उससे कम स्टेबल होगा तो आपका एल्काइल कार्बोकैटायन, और फिर उसके बाद नंबर आएगा किसी का तो किसका आएगा, एल्काइल का, एलाइल के बाद। पढ़ते हैं एक एक करके, वन बाय वन चारों पांचों को पढ़ते हैं। आपका पहला पॉइंट है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन बेटा सबसे ज्यादा अगर स्टेबल कोई है तो सबसे नंबर फर्स्ट पर अगर कोई स्टेबल है तो आपका ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस, ये हुआ बेटा ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। उससे कम अगर कोई स्टेबल है तो डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर उससे कम स्टेबल कोई है तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये है बेटा। तीन केस हुए किसके, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन के। दूसरा हेडिंग आपके पास लिखा हुआ है, मैं केवल यहाँ सेकंड नंबर लिख रहा हूँ, अपने आप लिख लेंगे आप। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो यानी जितनी ज्यादा कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों के दोनों एरोमेटिक कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन है। तीसरी जो कंडीशंस आपकी होगी वही आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। फिनाइल का मतलब पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, अपना बेंजीन रिंग बनाना है, तो यहाँ भी आपका बेंजीन रिंग हुआ, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ। ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद फिर आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। फिर आपका नंबर 4 आपका था क्या, एलाइल आपका। फोर्थ आपका पॉइंट है एलाइल। एलाइल में देखिए पॉइंट आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सी के साथ आपका यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर लगेगा, एक CH3 आपने इधर जोड़ा, एक CH3 इधर जोड़ा। That carbon which is attached to the double bonded carbon known as the allylic carbon, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइल कार्बन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अगर एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस भी है, साथ के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। इसके पास 6 अल्फा H एटम है। उसके बाद इससे कम अगर एलाइल कोई आपका होगा तो CH3, इसके पास 6 अल्फा H, इसके पास 3 अल्फा H, और ये केवल स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस होगा लास्ट वाला।
सबसे पहला स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी है और स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। 0 अल्फा एच हो गया इसके पास। यहाँ पे 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच और फिर आपका 0 अल्फा एच। तो नंबर 4 आपको पता चल चुका है इसमें। 5वां नंबर आपके पास लिखवा चुके हैं, 3 डिग्री। उसके बाद आपका 2 डिग्री, फिर आपका मिथाइल कार्बोकैटायंस लास्ट में। मिथाइल कार्बोकैटायंस। हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नोट करके लिख लिया करते हैं नोट। स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये आपका फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस है। ये वाली पोजीशन रेजोनेंस की होगी बेटा, ये पोजीशंस आपकी रेजोनेंस की होनी है। रेजोनेंस और हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट दोनों, ये भी रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों। बट पहले रेजोनेंस को पढ़ना है, बाद में करते हैं। तो अगर सेम स्टेबिलिटी आ जाती है तब देखते हैं कि कौन जाता। और ये पोजीशंस केवल किसकी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट, और ये भी इंडक्टिव इफेक्ट की होगी। और यहाँ स्टेबिलिटी की बात याद रखेंगे तो स्टेबिलिटी कैसे देखनी है आपने, स्टेबिलिटी सबसे कम स्टेबल माइनस आर इफेक्ट, उससे ज्यादा माइनस आई, 5 फिर आपका प्लस आई और फिर आपका प्लस आर। ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। विच इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा आपका मोस्ट स्टेबल होगा, CH2 पॉजिटिव और CH3, बी आपका CH2 पॉजिटिव NH, COCH3, CH2 पॉजिटिव CHO, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर आपने CH। चार आपके पास कार्बोकैटायंस हैं, चारों कार्बोकैटायंस की मैंने चलो पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़े हैं। और इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस आपका कौन सा है, मोस्ट स्टेबल हो गया आपका
ए क्या शो करता है यहाँ पर, प्लस आर, ये भी प्लस आर, लेकिन प्लस आर पावर किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है प्लस आर पावर। और ये क्या शो करता है, माइनस आर। और यहाँ क्या होता है, ये होते तो हैं प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन होते क्या है, डीएक्टिवेटिंग सबस्टिट्यूएंट होते हैं। तो जब ये डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो। ठीक है, तो ये दोनों तो स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका होगा ए, उससे कम स्टेबल होगा बी, उससे कम स्टेबल होगा सी, सबसे कम स्टेबल होगा तो कौन होगा, सी आपका सबसे कम, ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम, डी उससे कम, और सी सबसे कम होगा। अगर कोई स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे भी कहता है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए आप इन चारों को, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ए होगा, उससे कम स्टेबल आपका बी होगा, फिर आपका डी है, और सबसे कम आपका सी होगा। तो ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो याद रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, अक्सर ऐसा ही पूछा जाता है, जो फिनाइल कार्बोकैटायंस यानी सबस्टिट्यूटेड फिनाइल कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी पूछता है, अगर कोई पूछता भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखते हैं फटाफट। CH2 पॉजिटिव, OCH3 है भाई। नव्या मैं दो लिख रहा हूँ बेटा कार्बोकैटायंस आपके सामने, एक ये लिखा है और एक कार्बोकैटायंस आपका ये है। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा, क्योंकि ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, और ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ही होगा, क्योंकि यहाँ O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रल होगा, डबल बॉन्ड आपका OCH3 चार्ज पॉजिटिव आ गया। इसको वापस करेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर। तो अब आपको देखना कि सर बेटर डी लोकलाइजेशन जिसमें होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो बेटर डी लोकलाइजेशन फर्स्ट वाले में है या बेटर डी लोकलाइजेशन सेकंड वाले में है, किसमें बेटर डी लोकलाइजेशन है, क्योंकि सेकंड वाले में डी लोकलाइजेशन अगर पॉजिटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, एक जगह डी लोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा है। पाई बॉन्ड तो यहाँ शेयरिंग हो रखी है, ये तो दोनों आपस में एंगेज हो रखे हैं इन दोनों के बीच में। और यहाँ किसी के पास आप जाओ, किसी के घर जाओ, कहाँ चलो, किसी को आवाज लगाओ कि चलना भाई इब्रा कहीं चलना है, तो इब्रा एकदम से घर चल दे तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब क्या है, खाली बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है। तो वही यहाँ से इस O के पास है, क्योंकि O का पेयर एंगेज नहीं है बॉन्डिंग में, नहीं है एंगेज, लेकिन यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो बॉन्डिंग में क्या हो गया, एंगेज हो गए। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एंगेज हो रखे हैं वो बेटर डीलोकलाइज नहीं करते, और जो एंगेज नहीं है, फ्री है, जैसे भी कहा, हाँ भाई चलो कहीं किसी को आवाज लगाई, चल भाई कहीं यहाँ तक बाहर तक मार्केट तक चलना, चलो भाई, तो ऐसे इजीली अवेलेबल हो जाता है O का पेयर। तो बेटर डीलोकलाइजेशन ऊपर वाला, तो वो मोर स्टेबल हो। लेकिन आप लोग कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंक क्या कर लेते हैं, यार O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपना पेयर नहीं देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी कभी ओवर थिंक करेंगे तभी क्वेश्चंस के गड़बड़ होने के चांस होते हैं। तो याद रखना कि इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या विच इज द मोर स्टेबल, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कार्बोकैटायंस का आपको घर बैठ कर पढ़ना है सारा सब कुछ पॉइंट। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, एक पॉइंट आपके पास ये है
और एक आपके पास स्टेबिलिटी आपका ये है, और एक तीसरा आपका स्टेबिलिटी का ये है। ये मैंने फर्स्ट कहा, ये आपका सेकंड कहा, ये आपका थर्ड कहा, और इन तीनों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं जब स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद आपका थर्ड है। बट ये कैसे समझना है कि हाँ सर फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, सेकंड वाले में भी पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो दोनों के दोनों स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस है, और जो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस होगा मोर स्टेबल होंगे। उसके बाद ये 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायंस है। रेजोनेंस तो दोनों शो कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी डिग्री चेक करते हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस विल बी मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आपका मोर स्टेबल हुआ, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस आपका लेस स्टेबल हुआ। क्योंकि अगर आप चेक करते हैं इसके पास अल्फा एच एटम देखते हैं, यहाँ पर अल्फा एच एटम, यहाँ इसके पास देखते तो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 हैं, 5 अल्फा एच हुए इसके पास, 5 अल्फा एच, और इसके पास केवल 2 अल्फा एच। भाई कॉन्जुगेशंस वाली कंडीशंस तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, रेजोनेंस तो दोनों शो कर रहे हैं। बट फिर चेक करना है कि किसके पास ज्यादा अल्फा एच एटम है। जिसके पास ज्यादा अल्फा एच एटम होंगे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, तो आप हर किसी को पता, अगर नहीं कुछ लिखते तो क्या होता है, मिथाइल होता है। ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे 2, इस अल्फा कार्बन पे 3, तो आपके 5 हो गए, और 2 यहाँ पर हैं, ये भी आपका अल्फा कार्बन। तो टोटल कितने हुए, 7 हो गए आपके पास। अब यहाँ इस पे देखते हैं, तो इसके पास एक तो यहाँ है आपका अल्फा कार्बन, ये एक एच है, एक अल्फा कार्बन आपका ये है। तो यहाँ पे कितने भी आपके 3, तो इसमें 3, इसमें 7, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, यहाँ पर आपके 7 अल्फा एच है। तो टोटल अल्फा एच चेक करते हैं कि किसके पास कितने। इसके पास देखते हो तो वैसे भी तो 2 डिग्री कार्बोकैटायंस है, और ये तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी नहीं है। जब स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है तो सबसे कम स्टेबल ही होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस चेक करने के तरीके बस आपको याद रखना। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई आपका होगा तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखिए, विच इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अभी तक मोस्ट स्टेबल की बात चल रही थी, विच इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन होगा। विच इज लीस्ट स्टेबल, ए आपका, के पास 4 कार्बोकैटायंस हैं। चारों में जो आपको लीस्ट स्टेबल नजर आ रहा हो, बताना आपको लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस आपका कौन सा है। ऑप्शन आपका बी, ये भी आपका एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये आपका फिनाइल है, एरोमेटिक तो नहीं है, फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस है। बट ये क्या है आपका, ये आपका एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायंस आपका लीस्ट स्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक आपका लीस्ट स्टेबल होगा। अब आपको कैसे पहचानना होगा कि कोई आपका एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, कैसे पता करते हैं, जो है ना, हाँ, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया हकल रूल, ये तो आपसे कल बताया था, क्या था ये तो परसों, हकल रूल है आपका। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
बाकी तीन कंडीशन सेम होती है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, है ना। नंबर सेकंड आपका ईच रिंग एटम शुड हैव द sp2 हाइब्रिडेशन, कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड। और इसमें यहाँ इसको तो हकल रूल कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेसलॉ, ब्रेसलॉ रूल, BRESLOW, ब्रेसलॉ रूल। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रेसलॉ रूल को फॉलो करते हैं, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो ब्रेसलो रूल में आपको याद रखना 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फॉलो कर रहा है बी। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद सबसे कम अगर कोई स्टेबल आपका है तो फिर एंटी एरोमेटिक। आपको याद रखना ये बात, एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होगा आपका। ठीक है भाई, आगे लिखते हैं पॉइंट। तो इसमें आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम पूछ लिया करो बीच बीच में, फिर आपका ना जैसे ही जितना आज पढ़ाएंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का, तो सारा घर बैठ कर पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर जो भी कुछ आपको लगे हाँ ये बात पूछनी है तो उसे आप पूछिए फिर दोबारा। नेक्स्ट लिखिए कार्बेनायन। कार्बेनायन क्या कहते हैं? एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैविंग नेगेटिवली चार्ज कार्बन with an available pair of electron। an organic species, वहां पॉजिटिव चार्ज लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे? नेगेटिवली चार्ज कार्बन। an organic species which having negatively charged carbon with an available pair of electron। हाँ, with an available pair of electron is called carbanion। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। वैसे यही दिखाते हैं लेकिन मैंने वहां लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर ही रहते हैं। विद एन अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी स्ट्रक्चर आपकी कैसी हुई? पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर हमेशा हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, ऐसा नहीं है। इस वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होगा, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ डीलोकलाइज होगा विद पाई बॉन्ड, और इस पर हाइब्रिडेशन होगा आपका sp2। और क्या कहोगे स्ट्रक्चर इसकी? प्लेनर स्ट्रक्चर्स हो, इसकी स्ट्रक्चर्स होगी प्लेनर। याद रखना होता है, वो तो देखना होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है नहीं। टू टाइप के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है लोकलाइज्ड, और दूसरा होता है डीलोकलाइज्ड। जो डीलोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम, और जो लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम। तो पहले वाले का जो पेयर है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा, और दूसरे वाले का जो पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा। ये बात याद रखनी है आप। स्टेबिलिटी लिखते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिखना है बेटा। पहला पॉइंट लिखो आप, एरोमेटिक कार्बेनायन। नंबर फर्स्ट आपका एरोमेटिक। दूसरा लिखते हैं बेटा फिनाइल मिथाइल। तीसरा लिखते हैं बेटा एलाइल।
चौथा लिखते हैं एल्काइल। एल्काइल उसी हिसाब से लिखे मैंने जो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा भाई। अभी आप सबसे पहले आपको एरोमेटिक कार्बन आयन पढ़ना होगा बेटा, उसके बाद फिर फिनाइल मिथाइल कार्बन आयन पढ़ना होगा, फिर आपको एलाइल कार्बन आयन पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आपका लास्ट में होगा एल्काइल कार्बन आयन। तो ये चारों टाइप्स आपको पढ़ने हैं। इसमें बस वो नहीं आया एक आपका कौन से वाला, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल नहीं आया, बस वो याद रखना है। उसमें 5 हेडिंग थे, इसमें हमें 4 हेडिंग पढ़ने हैं। तो पहले वाला आपको एरोमेटिक पढ़ना है। एरोमेटिक के सामने एक ही एग्जाम्पल ऐसा कोई आएगा तो लिख लिया कर, ये आपका एरोमेटिक है। ऐसे नेगेटिव चार्ज सर्कल में लिखते हैं तो इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है। फिर यहाँ सबसे ज्यादा आपको पीएच सी के पास नेगेटिव चार्ज, इसकी सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो ज्यादा स्टेबल, कम होगी तो कम स्टेबल, और कम होगी तो कम स्टेबल। आप CH2 नेगेटिव, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका ये CH3 यहाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखियो कार्बोकेटाइंस के जस्ट अपोजिट लिखा है एलाइल कार्ब एनायंस, मैंने थोड़ा सा है ना, और एल्काइल भी अपोजिट हो जाए। प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। प्लस आई इफेक्ट कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। हो गया बेटा, नोट करके लिखे पॉइंट। स्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल मिथाइल सबस्टिट्यूटेड लिखो बेटा, सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बन आयन।
स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्ब एनायन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। CH2 नेगेटिव, ये आपका NO2, ABCD फटाफट बोले भाई। नव्या, E सबसे कम, उसके बाद B, C, A सबसे ज्यादा। कौन सा इसमें क्या फॉलो करना होगा, देखिए ध्यान से। प्लस R सबसे कम, उससे ज्यादा प्लस I, उसके बाद फाइ, माइनस I, माइनस R। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना। ये माइनस R लिख शो कर रहा है, ये माइनस I, ये माइनस R, वो तो फाइ है आपका। तो सबसे कम D, फिर आपका B, फिर आपका C, फिर आपका A, क्योंकि इसमें उसके साथ साथ माइनस I भी पढ़ना है और यहां भी माइनस I भी पढ़ना है। शायद इसे तो कर लेंगे, तो आपकी समझ में आ गया चीज, ठीक है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हटा दो। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। 4 कार्बनायन आपके लिखे हैं, इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे कम आपका C, फिर B, D, देन E। तो सबसे कम आपका C है, उससे ज्यादा आपका B है, फिर आपका D है और सबसे ज्यादा आपका A। इस पर हाइब्रिडेशन आपका sp है, इस पर sp3 है, इस पर भी हाइब्रिडेशन sp3 है, इस पर हाइब्रिडेशन आपका sp2 है। S कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, S कैरेक्टर यहाँ 50% है, यहाँ S कैरेक्टर 33.3% है, यहाँ भी 33.3% होगा, सॉरी 25-25 होगा दोनों में। 4 है ना, 33 वहां पे होगा बेटा। 25% यहाँ है और S कैरेक्टर 25% ही आपका यहाँ है।
और यहाँ आपका 33.3%। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर ए में, उससे कम फिर आपका डी में। इन दोनों में एस कैरेक्टर आपके बराबर हैं, 25-25% है दोनों में बेटा। लेकिन यहां पर ये क्या लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या कर देता है, स्टेबिलिटी को घटा देता है, कार्बन आयन की घटाता है, कार्बोकैटायंस की बढ़ाता है। अगर कार्बोकैटायंस होता तो उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता, लेकिन कार्बन आयन से अपने इलेक्ट्रॉन्स भी दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस ऐसे देखना आप लोगों को। Which of the following is more acidic? Which of the following is more acidic in nature? Option A, NO2 CH3. Option B, option C, option D। 4 आपके सामने लिख। कौन 20 मिनट टाइम साढ़े 11 को देख बताइए 3 मिनट नहीं ध्यान 2 मिनट की तब तक इतना ही हुआ। अच्छा नहीं वैसे तो हो गया 20 मिनट लैंड पर इसी नहीं तो 50 तो हमें अच्छा देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन होगा ए। देखो ए अगर आप कैसे सोच रहे हैं बेटा, नव्या, ए आप कैसे सोचते हैं, NO2 CH2 H पॉजिटिव निकल गया और यहाँ CH2 आपका नेगेटिव, यानी कौन कितनी इजीली H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। मैंने यहाँ से H प्लस आयन रिलीज किया, CH2 नेगेटिव बना, तो ये आपका जो एनायन बना इसका ये बना है, क्योंकि एसिड वे होते हैं कि जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो मैंने यहाँ से H प्लस आयन रिलीज कराया, तो रिलीज करने के बाद ये बना, और ये आपका स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। उसके बाद फिर इससे जब आपने H प्लस आयंस निकाला, तो H प्लस आयंस निकालने पर आपका नेगेटिव चार्ज और ये आपका H पॉजिटिव हो गया। उसके बाद जब यहां से नेगेटिव चार्ज आपने निकाला, यानी प्रोटॉन्स यहां से निकाला, सॉरी, प्रोटॉन्स निकालने पर ये भी आपका CH डबल बॉन्ड O, और जब यहां से आपने प्रोटॉन्स निकाला क्लोरोफॉर्म से, ये भी आपका नेगेटिव चार्ज है। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, ये जो इसका बना है, ये इसका ये बना है, ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, और ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो आपको क्या देखना है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब कार्ब, क्योंकि हम कार्ब एनायन ही पढ़ रहे हैं, तो चारों कार्ब एनायंस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयंस आपका कौन सा है, बी है। तो मोर एसिडिक आपका कौन होगा, बी ऑप्शन होगा। नव्या, तो ए
उसके बाद आ जाएगा बी के बाद ए आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका सी आ जाएगा, और सबसे कम फिर आपका डी आ जाएगा। तो ऐसे देखना था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयंस किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयंस होगा वो आपका मोर स्टेबल होगा, ये बात याद है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल, तीसरा इंटरमीडिएट आपका लास्ट है ये, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन रेडिकल होता है क्या भाई नव्या? एन ऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन, ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन जिसके पास होगा उसे क्या कहेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं, है ना। एनऑर्गेनिक स्पीसीज विच हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आपका है और इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसा हुआ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन से पता चला है जब हाइब्रिडेशन से sp2 है तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर की बात होगी। अगर आपके पास CF3 है, ट्राईफ्लोरो का मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, है ना। मिथाइल क्योंकि एक ही कार्बन है तो मिथाइल का होगा, तो ट्राईफ्लोरो मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें ये एक्सेप्शनल केस है, याद रखना है। इस पर हाइब्रिडेशन आपका sp3 होता है, वैसे ज्यादातर पे क्या होता है sp2 होता है, लेकिन इस पर आपका sp3 है। हाइब्रिडेशन sp3 होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर वही आपकी पिरामिडल, और पिरामिडल का कारण यही है कि जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में यहाँ रिपल्सन होता है बहुत ज्यादा। फ्लोरीन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करता है, और इस रिपल्सन की वजह से ही आपका क्या पॉइंट पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी, पिरामिडल स्ट्रक्चर आपकी होगी। वैसे ज्यादातर क्या याद रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर याद रखना है ज्यादातर, लेकिन CF3 एक ऐसा कार्बन फ्री रेडिकल है जिसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल होगी, और हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा। स्ट्रक्चर की वजह से sp3 हाइब्रिडेशन रखा है, क्योंकि जब इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर इसकी पिरामिडल मिली थी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं बेटा, नंबर 1 फिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा स्टेबल, एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल,
एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल। तीसरा पॉइंट आपका एल्काइल। एल्काइल कार्बन फ्री रेडिकल। ये आपका एल्काइल कार्बन फ्री। ना बेटा, क्योंकि फिर एरोमेटिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हकल रूल को कैसे सेटिस्फाइड कराएंगे। एन की वैल्यू इंटीजर कैसे ला, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इंटीजर नहीं आएगा एन की वैल्यू। और जब इंटीजर नहीं होगा तो उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करनी, उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करनी। नोट करके ये याद रखना है। ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस और कार्बन फ्री रेडिकल है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। फिनाइल मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ये सेम वैसे ही याद रखना है भाई। जो है जैसे कार्बोकैटायंस को याद रखा था, सेम वैसे इसको याद, क्योंकि ये तो सिमिलर है कार्बोकैटायंस के, ज्यादातर मोस्टली केसेस इसके कार्बोकैटायंस के सिमिलर ही है, तो याद रखना है आप लोग को। रेजोनेंस उसी टाइप से शो करेगा, तो ये जो कार्बोकैटायंस का केस है उसके सिमिलर है बस। सिमिलर टू कार्बोकैटायन। लिखो, क्वेश्चंस लिखो फटाफट।
हटा दो बेटा। क्वेश्चंस पहला बेटा, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बोलो बेटा सबसे कम कौन बेसिक है, फिर ज्यादा कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। second, fourth, सबसे कम आपका फोर्थ हुआ, then third, फिर आपका थर्ड हुआ है, उसके बाद fifth, then second. सेकंड, नव्या यही है क्या बेटा। सेकंड की सबसे ज्यादा, Third three, fourth वाले में भी तो ये अपना आराम से ले सकता है। नोट करके लिख रहा हूं, एलिफेटिक एमाइंस आर more basic than aromatic amines, ये बात याद रखनी है। एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। मैडम इसमें क्लास दे रहा हूँ। एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। तो नव्या क्या ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो ये दोनों तो कम रहने, सेकंड एंड फोर्थ। लेकिन आप जो कह रहे हो बात सही है कि ये पेयर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, बट वो अवेलेबल नहीं हो, तो इसका मतलब फोर्थ आपका कम बेस है, सेकंड आपका ज्यादा है। ये तो अब दोनों फर्स्ट एंड थर्ड रहेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड में अब आपने सोचना कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। वो तो सेकंड फोर्थ एंड सेकंड तो आपके सेकंड एंड फोर्थ तो कम होने थे, फर्स्ट और थर्ड ज्यादा होने थे। पहले तो आपने ऐसे सोचना था।
ऐसा जब आपने सोचा तो आपको पता चलेगा कि सेकंड सर ज्यादा रहेगा फोर्थ से, ये पता चल गया। अब आप क्या कहोगे कि सर इसमें ना ये ज्यादा होगा, फर्स्ट फर्स्ट ज्यादा होगा और ये कम क्यों हो गया? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट वाला ऑक्सीजन आ गया जी, और माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को घटाता है, प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाता है। इसलिए जो थर्ड जो हो गया ना उस फर्स्ट से कम हो गया। तो इसका मतलब आंसर जो आपका होगा वो सबसे कम जो आपका होगा वो तो आपका फोर्थ होगा, उसके बाद आपका सेकंड होगा, और फिर आपका थर्ड होगा, और सबसे ज्यादा आपका फर्स्ट होगा। देखो मैं आप लोगों के सामने तीन बॉन्ड लिख रहा हूँ। अ, ये आपके पास तीन सी एच बॉन्ड लिख रहा हूँ बेटा आपके सामने। एक सी एच बॉन्ड ये है, एक सी एच बॉन्ड ये है, एक सी एच बॉन्ड ये है, ठीक है। इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, इसको सी मान रहा हूं। ए बी सी आपके तीन बॉन्ड ब्रेक। विच ऑफ द विच सी एच बॉन्ड कैन बी इजिली ब्रेक? Which CH bond can be easily break? Which CH bond can be easily? ए ऑप्शन में मैं बी लिख रहा हूं, सी में मैं बी में मैं ए लिख रहा हूं, सी में सी लिख रहा हूं, और डी में ऑल ऑफ देम कैन बी इजिली ब्रेक। तो सी में मैंने, तो ये आपके सामने देखो ए बी सी तीन सी एच बॉन्ड है। कौन से सी एच बॉन्ड को आप इजिली ब्रेक कर सकते हो? कौन सा वो सी एच बॉन्ड है जिसको आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं? एक सी एच बॉन्ड आपका ये हुआ, एक सी एच बॉन्ड ये हुआ, और सॉरी, और यहाँ पे मैं ये भी लगा रहा हूँ साइड में एक, ये लगाने से सी एच थ्री लगा रहा हूँ, यानी यहाँ से सी एच थ्री, क्योंकि नहीं तो ये और ये तो सिमिलर थे, सेम सेम थे ना, थोड़ा सा उसको मैं डिफर करना मैंने। तो अब ये सी एच बॉन्ड डिफरेंट हो गया किससे? सी एच इस बॉन्ड से डिफरेंट हो गया ए। अब नहीं तो पहले ए और सी एक जैसे थे, तो यहाँ मैंने अब सी एच थ्री लगा दिया। तो अब आपको बताना कि आपके सामने तीन सी एच बॉन्ड है, क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूँ। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ही आपको देखने हैं कि कौन सा किसका ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करने पर क्या होगा। आपको देखना है कि जो एल्केन है, एल्केन का जब एच एटम हटाते हो, किसी सब्स्टिट्यूएंट को लगाते हैं, तो नब्बे आप लोगों ने पढ़ा हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन्स गिव्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चाहे और एल्केन का नाइट्रेशन करें, हेलोजिनेशन करें, सल्फोनेशन करें, जो भी आप कुछ कर रहे थे तो वहां क्या बन रहा था? आपका फ्री रेडिकल बन रहा था। तो ये तीनों बॉन्ड आपको ब्रेक करके देखने हैं। जिस बॉन्ड को ब्रेक करने पर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा हो, तो समझ लीजिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। आपके सामने तीन सी एच बॉन्ड है, तीनों सी एच बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। जब आप ए को ब्रेक करते हैं तो ए को ब्रेक करने के बाद आपको पता चला कि सर हमारे पास ना जो इंटरमीडिएट बना वो ये बना है, वो ये बना है। जब आप ए की बात करते हैं तो ए वाले के केस में आपका इंटरमीडिएट ये है,
और बी वाले के केस में 2 डिग्री, यानी ए आपका था रेजोनेंस स्टेबलाइज और सी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, लेकिन आपका जो बी लिखा था वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं था। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर आपका इंटरमीडिएट कोई है तो कौन सा है, वो आपका सी एच वाला है। सी एच वाला है ना, तो सी एच वाला ही आपका